दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आइए शुरू करते हैं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का भाग 1। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी नागरिक शास्त्र और हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के राजनीति विज्ञान विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का भाग 1। दोस्तों सबसे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारतीय संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो पहला चरण है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और अगर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की बात करें तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के इस पर आधारित था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों भारत में जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम रहा, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, देखिए इसके द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, भारत की विधान पालिका को पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और अगला है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। और देखिए सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा या संविधान सभा के गठन का जो विचार है जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करना था, वो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा लाया गया था। और दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान निर्माण में जो ये समय लगा था, उस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सबसे महत्वपूर्ण समिति जो संविधान सभा की थी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव दोस्तों, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में अगर महिला सदस्यों की बात करें तो कितनी महिला सदस्य थीं? 15 महिला सदस्य थीं संविधान सभा में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था।
आइए देख लेते हैं दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल और इसके सदस्यों के बारे में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का प्रमुख चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री और देखिए जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल दोस्तों ये विधि मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे। और देखिए 26 नवंबर 1949 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा द्वारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान जो जनगण मन है हमारा, इसको गाने का समय लगभग 52 सेकंड है और भारत शासन द्वारा राजचिन्ह जिसको स्टेट एम्ब्लेम कहा जाता है दोस्तों, इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ में जो वाराणसी के पास स्थित है, वहाँ के अशोक के सिंह स्तंभ की जो है अनुकृति है, जो कि भारत का राज चिन्ह या राजकीय चिन्ह है। दोस्तों भारतीय संविधान पर जो है विदेशी संविधान या विदेशी शासन का प्रभाव भी रहा है और भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान विदेशों के संविधान से लिए गए हैं। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है और आप जानते हैं ब्रिटेन में दोस्तों, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जबकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है दोस्तों, इसकी संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और भारत की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है और भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में आपात उपबंध की संकल्पना जर्मनी के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देख लेते हैं एक बॉक्स या चार्ट के माध्यम से हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से जानते हैं क्या क्या चीज़ें ली गई हैं संविधान में। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और विधि और वित्तीय आपात, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान से अपने यानी भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपात के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। और दोस्तों भारत की संघात्मक विशेषताएं कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है।
दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका से, और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ रूस से, और दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। आइए संविधान की प्रस्तावना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों प्रस्तावना का गणतंत्र शब्द ये स्पष्ट करता है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से न होकर निर्वाचित होगा, और ये स्थिति यानी गणतंत्र और राजतंत्र परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। राजतंत्र में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत पद होता है, जबकि गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। दोस्तों संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह शामिल किया गया है, और भारतीय संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार दिलाना है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लिखित हैं, और भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में अब तक केवल एक बार 1976 में संशोधन हुआ है, और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा इन शब्दों को, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रधान किसके पास है? ये प्रधानमंत्री के पास होता है, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका है या कार्यकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसका अपना कोई धर्म ना हो। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में परिलक्षित और प्रतिबिंबित होते हैं। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। आइए संविधान के प्रमुख भागों के बारे में और उनसे संबंधित विषयों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करता है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, और भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 4 का मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ, और भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अध्याय 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अध्याय 6 में राज्य, और अध्याय 7 में दोस्तों भाग 7 में देखिए ये भाग 6 में राज्यों से संबंधित उपबंध, भाग 7 के प्रथम अनुसूची के भाग ख राज्य निर्दिष्ट कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और 9वां भाग ये पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 का न्यायपालिकाओं से संबंधित है। अगर हम संविधान के भाग 10 की बात करें तो भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। दोस्तों भाग 14 का अधिकरण देखिए अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से। 16 ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। 18 यानी भारतीय संविधान का भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस है, और संविधान में संशोधन ये भाग 20 में उपबंध है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, और संविधान के भाग 22 में दोस्तों यहाँ पर देखिए संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। देखिए भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई हैं।
दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल की गई थी। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, शिक्षा, विद्युत और वन, आर्थिक नियोजन ये सभी समवर्ती सूची में शामिल हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्यों को, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों कृषि, पंचायती राज, भूमि सुधार और पुलिस ये राज्य सूची में शामिल हैं और जनगणना, रक्षा, रेलवे, बीमा, वैदेशिक मामले ये संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए देखते हैं भारतीय शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत संसद है। आइए देखते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है और भारत में दोस्तों संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ की इकाइयों को राज्य कहा जाता है और भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। संविधान में अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की बात करी जाए तो संविधान में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को है और भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने का अधिकार भी संसद के पास है। दोस्तों आइवर जेनिंग्स एक विचारक हैं। इन्होंने भारतीय संघ को ऐसा संघ कहा है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति पाई जाती है और भारतीय संघ व्यवस्था को केसी वियर ने अर्ध संघात्मक कहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के संबंध में सबसे पहले एस के धर आयोग 17 जून 1948 को गठित हुआ था और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर पी श्रीरामुलु यानी पोट्टी श्रीरामुलु 15 दिसंबर 1952 को ये आंध्र प्रदेश के थे। इनकी आमरण अनशन करते हुए मृत्यु हो गई थी और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1 अक्टूबर 1953 को गठन इसका हुआ था। 22 दिसंबर 1935 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखी जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये स्थिति 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अब आइए देखते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान। दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय नागरिकता जो है कुछ तरीकों से अर्जित की जा सकती है। ये 5 तरीके हैं: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए संसद सक्षम है और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आइए देखते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति और इनका संरक्षक माना गया है। और समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम को प्रतिषेध करता है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्त स्वातंत्र्य में न्यायालय द्वारा इसको यानी प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 21। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। देखिए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। और देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है, उसमें बौद्ध, जैन और सिख ये सभी समुदाय आते हैं। अब आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन कहा गया है, क्योंकि संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। संविधान के प्रारंभ होने के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे और संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। दोस्तों, नियमों का पालन कराना भी कार्यपालिका का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है, मुख्य न्यायाधीश सहित। ये आपके लिए प्रश्न है। देखिए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों पदों को सुशोभित किया है, तो याद रखिएगा ये हैं के.एस. हेगड़े। अगला है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत या जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इसका सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रतिपादित किया। दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत है और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और लास्ट में देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला भाग। दोस्तों, ये वीडियो LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट JRF परीक्षा के राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कम से कम समय में भारतीय राज्य व्यवस्था को रिवाइज कराना है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका भाग 2। दोस्तों, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, TGT PGT नागरिक शास्त्र के साथ हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए, लोकहितवाद यानी जनहित याचिका मुकदमे की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थीं। देखिए, संविधान निर्माण के पश्चात श्री V रामास्वामी ऐसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया वर्ष 1992-93 में लाई गई थी और ध्यातव्य हो कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन देखिए वेंकैया नायडू द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया, जिनका पूरा नाम हीरा लाल J कानिया थे और ये स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना किस क्रम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? अगला दोस्तों, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट राज्य की सर्वोच्च न्यायिक अदालत होती है और संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं और 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है। सबसे पहले देश में हाई कोर्ट्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सबसे पहले न्यायालयों की यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 216 में दिए गए हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति या न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?
तो ये 62 ईयर्स यानी 62 साल है। और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, न कि राज्यपाल को। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चालित न्यायालय यानी मोबाइल जो जुडिशियरी है, जिसको मोबाइल कोर्ट्स कहा जाता है, मोबाइल कोर्ट की परिकल्पना की थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। आइए देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है इसमें पाया जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, ये वाद योग्य नहीं हैं, यानी इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ऐसे नियम और रीति बनाएगा जिनसे इनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो है, इसकी अवधि 26 सप्ताह है। एक समान सिविल संहिता यानी एक समान सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है। और राज्य 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से है। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की गई है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद ने वर्ष 1990 में पारित किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। और वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नीति निदेशक तत्वों के बाद आइए मूल कर्तव्यों पर आते हैं। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51A या 51 क के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई है, जबकि पहले कुल 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की होती है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया या इसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है।
महाभियोग प्रक्रिया की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव किसी भी दशा में हो जाने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसकी रूपरेखा ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है और भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी सहित यहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो बनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए, उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन और उनके दायित्वों का निर्वहन वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति करता है। अगला है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब जो है ये व्यवस्था आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और यहाँ भी आपके लिए एक प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। वो संविधान संशोधन अधिनियम आपको बताना है और हमने पहले के वीडियो में या जो संविधान संशोधन से संबंधित हमारे वीडियो हैं उसमें हमने चर्चा भी की है। अगला है दोस्तों, अब तक 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है और भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे जो लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो भारत के वैज्ञानिक जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं। भारत सरकार विदेशों से कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से करती है। और देखिए, सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन पेप्सू यानी पंजाब राज्य में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की राज्य में अधिकतम अवधि कितने वर्ष हो सकती है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। भारत का राष्ट्रपति को आत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो यानी पाकट वीटो की संयोजन की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है यानी बुलाता है, और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं, और राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है, और विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। राष्ट्रपति के बाद आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक कई बार उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को जब तक अगला निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक संभालता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर जो है उसके चुनाव करा लिए जाने चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है तो वो राष्ट्रपति के समान ही वेतन और सुविधाओं का हकदार होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं दिल्ली और पुडुचेरी को मिलाकर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन शामिल होते हैं, दोनों सदस्य। और दोस्तों, यहाँ पर यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पद त्याग कर सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, और सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आसीन रहे हैं। दोस्तों, वीवी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इनका नाम था वाराह वेंकट गिरी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पश्चात देश का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव निर्विरोध हुआ था, और अब तक 3 उपराष्ट्रपतियों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, और उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष करता है। देखिए, अनुच्छेद 67 यानी अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाली विभूतियों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी रहे हैं। अब आइए देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, फिर भी यथार्थ में यानी वास्तविक कार्यपालिका की समस्त शक्ति मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहती है। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
लोकसभा में दोस्तों बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 75(1) इसके अनुसार प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और ये सरकार का एक छोटा सा ग्रुप होता है। देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और प्रधानमंत्री किसी गैर सांसद को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 माह तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है इसको आपको बताना है। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी और यदि किसी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद तुरंत विघटित हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु पर जो है वो मंत्रिपरिषद तुरंत ही विघटित हो जाती है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका और विधायिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और यदि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा जिसके संबंध में राष्ट्रपति यह समझता हो कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। भारत के चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन भी संसद नहीं गए और गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सबसे कम आयु और सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे क्योंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को आधार बनाकर आपातकाल लागू किया था। देखिए, भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी डिप्टी पीएम उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अब तक 7 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चव्हाण, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ये लोग भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। देखिए, प्रधानमंत्री जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपके लिए एक प्रश्न और है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? दोस्तों, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदात्री ये भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है और ये भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है।
संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। दोस्तों, राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में एडवोकेट जनरल जो है वो क्रमशः देश और राज्य का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। देखिए, महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं? तो भारत सरकार के लेखों का लेखा जोखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपने का कार्य कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो भी पहले हो। दोस्तों, कैग को लोक निधि का रक्षक या अभिभावक भी कहा जाता है। इसको मतलब कैग को सरकारी धन का रक्षक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल सरकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होता है और ये मोस्ट सीनियर IAS होता है। अब आइए देखते हैं संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये निर्धारण 2026 तक ऐसे ही बना रहेगा। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को अब समाप्त करने से अब ये अधिकतम संख्या 550 हो गई है। दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, जिनमें 530 राज्यों के, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है और इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र अवश्य ही बुलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित हैं। लोकसभा का स्पीकर, इसका चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं और लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। दोस्तों, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम स्पीकर GV मावलंकर थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार थीं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये 6 वर्ष होता है और इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
देखिए, नरगिस दत्त भारत की प्रथम अभिनेत्री थीं जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं और वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। दोस्तों, भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं या भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो देखिए, भारतीय संसद दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संसद का निर्माण या गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हालांकि संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो है राष्ट्रपति अधिकृत है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट है इस वीडियो का कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण खंड है, उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये वीडियो LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, TGT PGT नागरिक शास्त्र, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, UGC नेट राजनीति विज्ञान, दिल्ली अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता और केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का भाग 3। दोस्तों, ये वीडियो सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे TGT PGT, GIC प्रवक्ता, LT ग्रेड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत की गई है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और संविधान के अनुच्छेद 153 में ये व्यवस्था की गई है। और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और संविधान के अनुच्छेद 154(1) में ये व्यवस्था है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। दोस्तों, राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं और दोस्तों, सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राज्यपाल के बाद आइए देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 163(1) में ये प्रावधान है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो जैसे संघ शासन व्यवस्था में व्यवस्था की गई है संघ शासन में, उसी प्रकार जो है राज्यों के शासन में भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर क्या होता था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी और राज्यों में भी राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। वहाँ पर संघ में उसका मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता था और राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो उपबंध है अनुच्छेद 164(1) में वर्णित है
और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। और दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। दोस्तों, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती रहीं, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग किसी राज्य के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। अब आइए राज्य विधानमंडल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, राज्य विधानमंडल से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। और देखिए, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ये 6 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, विधानसभा का स्पीकर जो होता है वो अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। और देखिए, ये प्रश्न अब अप्रासंगिक हो गया है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि 6 वर्ष होती है। तो अप्रासंगिक इसलिए क्योंकि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। और 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। और ये विषय हैं शिक्षा, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और नया प्रशासन। तो ये राज्य सूची के विषय थे, अब इनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, जबकि क्रमांक की दृष्टि से इसमें 97, 66 और 47 विषय हैं। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची जो होती है उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ और राज्य के कानूनों में कोई अंतर्विरोध या कलह होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। सरकारिया आयोग, दोस्तों न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग बना था, जिसका संबंध केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर भारत का संविधान समनुदेशित करता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं संविधान में महत्वपूर्ण आपात उपबंधों के बारे में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत शब्द याद रखिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में
राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपातकाल में संसद द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आइए देखते हैं वित्त आयोग और योजना आयोग से संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार इससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। पहले वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। दोस्तों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था था और भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। लेकिन दोस्तों, योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था, अब उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग भारत का एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक और सलाहकारी संस्था है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। आइए देखते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम लोक सेवाओं का जन्म हुआ। भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई और 1926 में भारत में गठित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सर रास बारकर थे। दोस्तों, लोक सेवा आयोग या लोक सेवा पब्लिक सर्विस का जन्म सबसे पहले चीन में हुआ था और भारत में सिविल सेवा या प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में। और इस समय भारत में 3 देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा का उद्भव वर्ष 1854 की मैकाले रिपोर्ट से माना जाता है। भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन कब? 1966 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, संघ के अधीन लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं या पद धारण करते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में दिए गए हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315(2) में है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी इससे पहले होती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कोई सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है और वर्तमान में प्रोफेसर PK जोशी यानी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती रोज मिलियन मैथ्यू थी और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए या 62 वर्ष जो भी पहले आए उन तक के लिए होती है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग बना है तो उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों नीति आयोग से संबंधित प्रश्नों को। देखिए 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना की। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके अलावा दोस्तों अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं और नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था तथा यह भी एक परामर्शदात्री और संविधानेतर संस्था है। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आइए निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। दोस्तों भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, भारत में मताधिकार यानी मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा दिया गया है। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता और निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से करते हैं। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय आयोग सबसे पहले 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया था। 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग बहुसदस्यीय है और वर्तमान में निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए दोस्तों एक केस है, देखिए यस धनोआ बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और पदच्युत की शक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति में निहित है। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जबकि सुशील चंद्रा और राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है लेकिन वह इसके पूर्व भी पद मुक्त हो सकता है यदि वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। संसद और राज्य विधानमंडलों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पद्धति से होता है। याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार पद्धति यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति है ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई हो वो संसद और राज्य विधानमंडलों में निर्वाचन के लिए अर्ह यानी योग्य हो जाते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयोग करता है और चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। देखिए भारत में एक राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने चाहिए और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता चुनाव आयोग तैयार करता है।
संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। तो याद रखिएगा, संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं। दोस्तों, इस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रमुख क्षेत्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह। तेलुगु देशम पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, आंध्र प्रदेश राज्य में ये सक्रिय है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, उत्तर प्रदेश में। असम गण परिषद हाथी है, असम का क्षेत्रीय दल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान है और ये झारखंड में सक्रिय राजनीतिक दल है। लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है जो कि बिहार में है। और पैंथर्स पार्टी दोस्तों, इसका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल है, जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल है, जम्मू कश्मीर में। शिवसेना का तीर कमान है, महाराष्ट्र में। और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ADMK 2 पत्ती हैं और ये तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है जो दिल्ली में है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उगता सूरज है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। जनता दल यू का तीर है, बिहार और झारखंड का ये राजनीतिक दल है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा। भारतीय साम्यवादी दल का हंसिया और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का हाथी, असम को छोड़कर, क्योंकि असम में असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल का हंसिया, हथौड़ा और तारा। और तृणमूल कांग्रेस का जोहरा घास फूल है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक पार्टी और है, 8वीं पार्टी कौन सी है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। देखिए, नए राज्यों के गठन का वर्ष जान लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था। महाराष्ट्र का गठन 1960 में। गुजरात का गठन 1960 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में। सिक्किम देखिए ये 1975 में। और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये आपके लिए प्रश्न है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में। और तेलंगाना 2014 में भारतीय संघ का राज्य बना था, नया राज्य। आइए देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में है कि संसद नए राज्य बनाने, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 74 इसमें कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 112 बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रयोग किया गया है।
अनुच्छेद 123 संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। और देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद और इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 169 बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। तो विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं, केवल वर्तमान में 6 राज्यों में हैं और अनुच्छेद 169 में इनकी रचना यानी गठन और उनकी समाप्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा और अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 पंचायत और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाकर राष्ट्रहित में कदम उठाने से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। और देखिए अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है और राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या गठन कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिसमें विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 आप जानते हैं राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष बाद फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 300 क के तहत प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा और ये संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको विधिक अधिकार कर दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और अनुच्छेद 315 आप जानते हैं संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा मनोनयन। तो दोस्तों इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 333 यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में जो मनोनयन है उसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा भारत के किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप यदि खतरे में है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के बारे में है। और अनुच्छेद 360 दोस्तों ये वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी भी कभी भी नहीं किया गया है।
दोस्तों, अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संसद को संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट करने की शक्ति या पावर देता है। और अनुच्छेद 371 ये कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये था सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसके अंतर्गत आपने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग। इसका अगला भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहें। आगे किस अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, पहला संशोधन जो है इसका विषय क्या है। दोस्तों, पहले संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। 7वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें पहले के 4 श्रेणियों के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था। 24वां संविधान संशोधन दोस्तों, संसद संविधान के किसी भी भाग में जिसमें मूल अधिकार भी है उसको संशोधित कर सकती है। ये आपका 24वां संविधान संशोधन था। देखिए, 31वां संविधान संशोधन दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। 36वां संशोधन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें पूर्ण राज्य के रूप में जो है इसको शामिल किया गया। 41वां संशोधन, ये राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज ये अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई थी। 42वां और 44वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 क के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 है। ये राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र का आधार रखा गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर इसे विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। 52वां संशोधन दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों, मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संशोधन 1990 का है। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया और 69वां संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, और वहां विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 का है। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 का है और इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों का प्रावधान किया गया। 84वां संविधान संशोधन 84th ये 2001 का है और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न किए जाने का प्रावधान किया गया। और दोस्तों ये देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 ये प्रावधान करता है कि देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार इसके मान्यता दी गई है और इसके तहत अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में इसको जोड़ा गया है। 91वां संशोधन 2003 तो दल बदल से संबंधित नियम और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। जहां सदन की संख्या 40 और 40 है, वहां अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 होगी। 92वां संशोधन 2003 दोस्तों इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया और कुल 22 भारतीय भाषाएं संविधान में स्थापित हैं। 97वां संशोधन अधिनियम 2001-2011 दोस्तों सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है अनुच्छेद 19 के तहत और सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9ख संविधान में जोड़ा गया है। 100वां संविधान संशोधन तो दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 ये भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 इसके द्वारा जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दोस्तों देखिए सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन क्या है तो ये अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये 104वां संविधान संशोधन और इसी संशोधन में दोस्तों आंग्ल भारतीय जो समुदाय का मनोनयन था या उनका प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त कर दिया गया है। और लेटेस्ट दोस्तों 2021 का 105वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का जो अधिकार और शक्ति दी गई है और इसके तहत ये सूची केंद्र द्वारा अधिसूचित सूची से थोड़ी अलग भी हो सकती है क्योंकि राज्यों को इसमें अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहाँ शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची बना सकें। तो अब तक भारतीय संविधान में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आइए देखते हैं राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो राज्य की भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है और उर्दू उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी भाषा है जिसको 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। आइए पंचायत और स्थानीय शासन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया है और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ किया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन जो कि भारत का वायसराय रहा उसको कहा जाता है और पंचायती राज दोस्तों ये राज्य सरकार का विषय है। संविधान का अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और पंचायतों के लिए बलवंत राय मेहता समिति जिसको शार्ट में BR मेहता समिति भी कहा जाता है इसका गठन 1957 में हुआ था। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने 3 सदस्यीय पंचायती व्यवस्था गठित करने की सिफारिश की है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी और नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया और पंचायतों के लिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। देखिए, एक महत्वपूर्ण समिति है पंचायती राज पर, GV.K. राव समिति 1985 की है। इसने 4 सदस्यीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की और वर्ष 1986 में LM सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। और दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का बीड़ा श्री राजीव गांधी ने उठाया था और संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, जिसके अंतर्गत SC ST की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, ये स्थान यानी 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए होगा ग्राम पंचायतों में। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 1/3 आरक्षित है और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है और सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, ग्राम सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। देखिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 ग या 243 C। इसके अनुसार एक पंचायत का क्षेत्र राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है और विघटन की दशा में 6 माह के भीतर पंचायत का उपचुनाव होना आवश्यक है। पंचायतों की शक्तियों और उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन से संबंधित उपबंधों को 29 विषयों का प्रावधान संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो देखिए, पंचायतों की शक्तियों और उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन से संबंधित 29 विषयों का प्रावधान संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है और पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। देखिए दोस्तों, मनरेगा कार्यक्रम जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया है और भारत में नगरीय शासन को सर्वप्रथम कानूनी रूप से 1687 में जो है कानूनी रूप प्रदान किया गया था और भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास, जिसका कि वर्तमान नाम चेन्नई है, वहाँ पे की गई थी और कोलकाता और मुंबई महानगरों में नगर निगम की स्थापना 1793 के चार्टर से की गई थी। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के साथ 74वां संविधान संशोधन 1992 भी है। इसके द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के संबंध में उपबंध किए गए हैं और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 3 प्रकार की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान द्वारा 3 प्रकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई है और नगर निकायों में भी दोस्तों महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं। सभी स्तरों पर नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और देखिए, नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति के लिए 18 विषय हैं जिनका उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। आइए कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चयन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी और आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के महासचिव के रूप में यू थांट का कार्यकाल सर्वाधिक 1961 से 1971 तक रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे जिनका कार्यकाल 1946 से 1952 था। चतुर्थ संपदा यानी 4th स्टेट समाचार पत्र को निर्दिष्ट करती है और लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन रूसो ने किया था।
दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आईसीजे कहा जाता है, इसके न्यायाधीशों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष की अवधि तक काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। देखिए दोस्तों, ताशकंद समझौता जो है, लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार राज्य की एजेंसी या अभिकरण होता है और पार्टी लेस लोकतंत्र यानी दल रहित, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। देखिए दोस्तों, संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है और बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दोस्तों 3 प्रमुख राजनेता जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था। आइए भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते ख निर्सित है। भाग ग में लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, और भाग घ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और भाग अंग में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते जो है वर्णित हैं। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कितना किया जाएगा, इसका विवरण है। पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। छठवीं अनुसूची देखिए, राज्य देश देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन छठवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में दोस्तों विषयों के वितरण से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजन, ये सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में भारत की जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण इसमें शामिल है। 10वीं अनुसूची आप जानते हैं कि ये दोस्तों 10वीं अनुसूची संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची शहरों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आइए लास्ट में देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ है और भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे एक सूक्त वाक्य लिखा है जो मुंडकोपनिषद में जो है सत्यमेव जयते, वहाँ से देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो ये हमारा 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। दोस्तों ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का है। ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग त्याग, निस्वार्थ भावना का, सफ़ेद रंग सत्य के पथ पर चलने और अच्छे आचरण का, और हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों का प्रतीक है। चक्र जो है धर्म के राज के प्रतीक है और प्रगति का प्रतीक है। राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थाओं आदि को नियमों का भी पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है।
हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रगान या नेशनल एंथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन है और संविधान सभा द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों इसके गायन का समय 52 सेकंड निर्धारित है और संक्षिप्त गायन की अवधि 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? तो दोस्तों राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। देखिए एक प्रश्न बनता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? तो राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ एक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल या निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। राष्ट्रीय फल आम है, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4 था। ये विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।